हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र एंड बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। ठीक है, हार्ट जो है यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़ रहे थे, परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें आपने ब्लड पढ़ा था, उसके बाद हार्ट पढ़ा था, उसके बाद आपने मैकेनिज्म पढ़ा था यानी कि हार्ट के कार्य क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, किस प्रकार से हमारा हार्ट कार्य करता है। ठीक है उसके बाद जो है उस चैप्टर के आपके कुछ टॉपिक बचे हुए थे, जो है कार्डियक साइकिल जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं, और दूसरा है हमारा रक्त दाब यानी कि बीपी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो देखिए हृदय चक्र क्या होता है। तो इसके पहले हमने जो है आपको क्या बताया था, आपको हमने बताया था कि जो हृदय होता है, ये आप जानते भी हैं कि हृदय जो है उसके कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट जो है, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से हार्ट का फिगर नहीं बनाएंगे क्योंकि एक बार बना चुके हैं, आप वहां से देख लीजिएगा किस प्रकार से जो है हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे ही जनरली हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, जो है हृदय चक्र और रक्तदाब समझाने के लिए ऐसे ही 4 चैम्बर हम बना दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये जो है हार्ट का कौन सा साइड होता है, ये जो है आपका इस तरीके से होता है। तो हमारा ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, यानी कि ये वाला जो है ये होता है लेफ्ट, हार्ट का ये जो है लेफ्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है। ठीक है, ये राइट साइड होगा और ये लेफ्ट साइड होगा। और आप जानते हैं कि राइट साइड जो होता है, हार्ट के जो राइट साइड होते हैं यानी कि हार्ट के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होते हैं, इम्प्योर ब्लड होते हैं, और बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड होते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? ऊपर जो होते हैं उसे हम आलिंद कहते हैं और नीचे जो होते हैं उसे हम निलय कहते हैं। ऊपर वाले को आलिंद यानी कि ऑरिकिल या एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले को निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा होगा राइट एट्रियम या राइट ऑरिकिल। इसी को हम ऑरिकिल भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आलिंद। ये कौन सा आलिंद होगा, ये होगा दायां आलिंद। और ये आपका होगा बायां निलय, ये है बायां निलय, सॉरी दायां निलय। ये है आपका दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकिल। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। ये आपका हुआ बायां निलय और ये हुआ आपका बायां आलिंद। ये 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। नीचे वाला जो है वो हमारा निलय कहलाता है, ऊपर वाला भाग जो है वो हमारा ऊपर वाला चैम्बर है वो क्या कहलाता है, वो आलिंद कहलाता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ चुके हैं, ये आप जानते भी हैं। तो देखिए हृदय चक्र जो है ये होता क्या है, आप जानते हैं कि एक बार जो है हमारा आलिंद संकुचित होता है, ये जो है सिकुड़ता है। जब ये सिकुड़ता है यानी कि पहले क्या होता है, ये अनुशिथिल होता है यानी कि ये फैला हुआ होता है। तो हमारे शरीर से जो है ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हमारे आलिंद में आकर के भरता है, या प्योर इम्प्योर दोनों ब्लड जो है वो हमारे हृदय में, एक जो है दाएं आलिंद में कहाँ से ब्लड आकर के भरता है, हमारे शरीर से, और बाएं आलिंद में ब्लड कहाँ से आता है, फेफड़े से। यानी कि हमारे दोनों आलिंद में जो है हृदय, हमारे शरीर से और फेफड़े से आ करके ब्लड पहले हमारे आलिंद में भरता है। जब आलिंद में ब्लड भर जाता है तो इसका काम क्या होता है, पहले ये क्या होता है कि जो आलिंद होते हैं ये दोनों आलिंद जो है ये संकुचित होते हैं। दोनों आलिंद क्या होते हैं, ये संकुचित होते हैं। और जब ये आलिंद संकुचित होगा तो ये हमारा जो निलय होगा ये क्या होगा, ये अनुशिथिल होगा। जब ये अनुशिथिल यानी कि संकुचित होगा तो हमारा ये अनुशिथिल होगा, यानी कि ये सिकुड़ेगा
तब ये फैला होता है। ठीक है, पहले हमारा आलिंद सिकुड़ेगा। जब ये आलिंद संकुचित होता है तो ब्लड हमारे कहाँ चले जाते हैं, निलय में चले जाते हैं। फिर ये हमारा निलय संकुचित होता है तो हमारे ब्लड जो है वो किनके द्वारा, हमारे जो वेसल्स होते हैं, यानी कि आप जानते हैं कि पल्मोनरी जो है आर्टरी और आपका जो महाधमनी है उनके द्वारा क्या होता है, ब्लड जो है हमारे शरीर में और फेफड़े में जाता है, यानी कि यहाँ से ब्लड जो है वो पंप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हृदय चक्र जो है वो होता क्या है, हमने लिखा है कि हृदय के दोनों आलिंद के संकुचित होने के पश्चात दोबारा से उनके संकुचन होने तक जो भी क्रिया हमारे हृदय में होती है उसे हम क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। कहने का मतलब कि एक बार जब ये हमारा आलिंद संकुचित हुआ, एक बार ये आलिंद संकुचित हुआ तो फिर दोबारा से जब ये संकुचित होगा, मतलब पहले हमारा आलिंद संकुचित होगा, फिर उसके बाद हमारा निलय संकुचित होगा, फिर उसके बाद हमारा आलिंद संकुचित होगा। तो एक बार हमारा आलिंद संकुचित हुआ तो फिर दोबारा से जब हमारा आलिंद संकुचित होगा, उस बीच जो क्रियाएं हुई हैं हमारे हृदय में उसी को हम कहते हैं एक चक्र। यानी कि एक बार ये संकुचित हुआ, फिर दोबारा से जब ये संकुचित होगा तभी तो एक चक्र पूरा होगा। एक बार ये संकुचित हुआ, ये जो है फिर संकुचित हुआ, फिर से जब दोबारा ये संकुचित होगा तो हमारा एक चक्र पूरा होता है। वही हमने लिखा है कि हृदय के दोनों आलिंद के संकुचित होने के पश्चात दोबारा से उनके संकुचन होने तक जो भी क्रिया हमारे शरीर में, जो भी क्रिया हमारे हृदय में होती है उसे हृदय चक्र कहते हैं। फिर से इसको हम और समझाने के लिए हमने लिखा कि एक बार दोनों आलिंद संकुचित होते हैं। पहले जो है दोनों आलिंद संकुचित होते हैं और जब दोनों आलिंद, जिस समय दोनों आलिंद संकुचित हैं उस समय तो दोनों निलय क्या होगा, अनुशिथिल होगा। जब ये दोनों सिकुड़े हुए होंगे तो ये दोनों क्या होंगे, फैले हुए होंगे। वही हमने लिखा कि एक बार दोनों आलिंद संकुचित होते हैं तो उस समय निलय जो है ये अनुशिथिल होते हैं। फिर जब निलय संकुचित होते हैं तो उस समय हमारा आलिंद क्या होगा, अनुशिथिल होगा। हमने लिखा कि फिर जब निलय संकुचित होते हैं तो उस समय आलिंद जो है ये अनुशिथिल होता है। अनुशिथिल का मतलब फैला होता है। और जब दोबारा से आलिंद संकुचित होते हैं तब एक हृदय चक्र पूरा होता है। एक बार हमारा, अब हमारे दोनों आलिंद एक ही साथ, ऐसा नहीं कि दायां पहले बायां बाद में, दोनों आलिंद जो है एक साथ संकुचित होंगे, दोनों निलय एक साथ फैलेंगे, फिर दोनों निलय एक साथ संकुचित होंगे, दोनों आलिंद एक साथ फैलेंगे। तो हमारा जब दोनों आलिंद क्या होता है, जब ये जो है इस तरीके से संकुचित है और ये फैला, तो जब ये संकुचित होगा तो ये तुरंत क्या होगा, फैल जाएगा। जब हमारा आलिंद जो है ये संकुचित होगा तो ये हमारा निलय फैल जाता है। और जब फिर ये दोबारा से हमारा निलय संकुचित हुआ तो ये हमारा आलिंद फैल जाता है। फिर दोबारा से जब हमारा आलिंद संकुचित होगा तो एक हृदय चक्र पूरा होगा। ठीक है, मतलब कि एक बार जब आलिंद संकुचित हुआ, फिर दोबारा से जब ये आलिंद संकुचित होगा तब हमारा एक हृदय चक्र पूरा होगा। वही हमने यहाँ लिखा है, आपको अभी समझ में आ गया होगा। पहले आलिंद संकुचित होता है, फिर निलय संकुचित होता है, फिर दोबारा से जब आलिंद संकुचित होता है तो हमारा एक हृदय चक्र पूरा होता है। वही हमने यहाँ लिखा है। और आप जानते हैं कि एक व्यक्ति के हृदय की गति, हृदय चक्र या हृदय की धड़कन जो है ये दोनों एक ही होती है। हृदय की गति, हृदय की धड़कन, ठीक है, हार्ट बीट, हृदय चक्र, ये सब एक ही होते हैं। तो आप जानते हैं कि सामान्यता जो है, जो सामान्य मनुष्य होता है, एक व्यक्ति के हृदय की गति जो है वो 70 से 72, औसतन जो है ये 70 से 75, औसतन जो है ये 72 मानी जाती है। तो हमने लिखा है कि एक व्यक्ति के हृदय की गति 70 से 75 या हम औसतन 72 मानते हैं बार प्रति मिनट होती है। मतलब कहने का कि एक मिनट में हमारा जो है एक चक्र, आप देख रहे हैं कितना होता है, एक चक्र होता है कि एक बार आलिंद संकुचित हुआ, फिर निलय, फिर दोबारा से जब आलिंद संकुचित हुआ तब एक चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे जो है हमारा हृदय एक मिनट में 72 चक्र पूरा करता है। ठीक है, 70 से 75 या औसतन 72 चक्र पूरा करता है। ठीक है, एक मिनट में हमारा हृदय जो है ये 72 चक्र पूरा करता है। ठीक है, तो एक मिनट में कितने चक्र पूरा कर रहा है, 72 चक्र। यानी कि 72 चक्र में 72 चक्र पूरा करने में हृदय को एक मिनट का समय लगता है। तो
एक चक्र जो है हमारा हृदय कितने समय में पूरा करता है। ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि एक हृदय चक्र पूरा होने में आप जानते हैं कि 1 मिनट में हमारा हृदय यानी कि 72 जो है चक्र पूरा करने में हमारा हृदय 1 मिनट का समय लगा रहा है। तो एक चक्र पूरा होने में कितना समय लगेगा, हम 60/72 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.8 सेकेंड। यानी कि हमारा हृदय जो है एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगाता है, 0.8 सेकेंड का समय लगाता है। आप जानते हैं कि 1 मिनट में हृदय कितने चक्र पूरा करता है, 72 चक्र पूरा करता है, 72 बार जो है ये धड़कता है। तो एक धड़कन यानी कि हृदय के एक धड़कन में, हृदय के एक चक्र में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, मतलब एक बार ये आलिंद संकुचित हुआ, फिर से ये निलय संकुचित हुआ, फिर जब ये जो है दोबारा से जब आलिंद हमारा संकुचित हुआ तो इतने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अब यहीं पे एक चीज आप समझ लीजिए कि जब जो है आलिंद संकुचित होता है, ठीक है, आलिंद जब संकुचित होता है तो आलिंद के संकुचन को हम यानी कि आलिंद के संकुचित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। ठीक है ना, आलिंद जब संकुचित होता है तो इस प्रक्रिया को यानी कि आलिंद के संकुचित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एट्रियल या जो है एट्रियम सिस्टोल कहते हैं, एट्रियल सिस्टोल कहेंगे। और जब ये हमारा निलय जो संकुचित होता है, निलय के संकुचन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, आलिंद के संकुचन को हम एट्रियल सिस्टोल कहेंगे और वेंट्रिकल के संकुचन को हम वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं, यानी कि संकुचन को हम सिस्टोल कहेंगे। अगर जो है एट्रियम का जो है कंस्ट्रक्शन है यानी कि इसका संकुचन है तो इसे हम एट्रियल सिस्टोल कहेंगे, और अगर वेंट्रिकल का संकुचन हो रहा है तो इसे हम वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं। और जब ये अनुशिथिल होता है, जब ये फैलता है, आलिंद जब फैलेगा तो इसे हम आर्ट्रियल डायस्टोल कहेंगे, और जब निलय फैलेगा तो इसे हम वेंट्रिकल डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आर्ट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। फिर जो है पहले क्या होता है कि हमारा ये जो है एट्रियम जो है यानी कि एट्रियल जो है ये सिस्टोल होता है, उस समय क्या होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल होता है। फिर दोबारा से जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो फिर ये जो है क्या होता है, फिर दोबारा से ये वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। यानी कि जब ये जो है सिस्टोलिक प्रेशर में होगा, जब ये सिस्टोल होगा तो ये डायस्टोल होगा, जब ये सिस्टोल होगा तो ये डायस्टोल होगा, जब ये जो है डायस्टोल होगा तो ये सिस्टोल, जब ये सिस्टोल तो ये डायस्टोल। ठीक है, इस तरीके से प्रक्रिया होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आलिंद के संकुचन को हम क्या कहते हैं, एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, और आलिंद के अनुशिथिलन को हम एट्रियल डायस्टोल कहते हैं। फिर निलय के संकुचन को यानी कि वेंट्रिकल के संकुचन को वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं, और इसके अनुशिथिलन को हम वेंट्रिकल डायस्टोल कहते हैं। और इतना भी आप कंफर्म हो गए कि एक हृदय जो है हमारा एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगाता है, 0.8 सेकेंड का समय लगाता। अब देखिए कैसे जो है वो समय लगता है, 0.8 सेकेंड का समय जो है पूरा एक चक्र पूरा होने में लग रहा है। ठीक है, तो देखिए जब पहली बार आप जानते हैं कि पहले क्या होता है, हमारे जो आर्ट्रियल है यानी कि हमारे जो आलिंद है ये संकुचित होते हैं, तो पहले जो ये एट्रियम संकुचित होते हैं इसमें 0.1 सेकेंड का समय लगता है। यानी कि पहले जब ये संकुचित होते हैं यानी कि हमारे जो आलिंद संकुचित होते हैं और कितने समय तक संकुचित रहते हैं, केवल 0.1 सेकेंड के लिए ये संकुचित होते हैं। हमारे जो आलिंद होते हैं ये 0.1 सेकेंड के लिए संकुचित होते हैं। फिर जो है हमारे निलय जो है ये कितने देर के लिए, ये 0.3 सेकेंड के लिए, ये जो है 0.3 सेकेंड के लिए क्या होते हैं, संकुचित होते हैं, 0.3 सेकेंड के लिए संकुचित होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा आलिंद कितने देर तक संकुचित रहता है, 0.1 सेकेंड, और हमारा निलय कितने देर तक संकुचित रहता है, 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए आप ये जानते हैं कि जब आलिंद सिस्टोल रहा यानी कि, और ये जो है आप देख रहे हैं कि टोटल जो है टाइम इसमें दोनों के सिस्टोलिक प्रेशर में कितना टाइम लग रहा है, 0.4 सेकेंड का।
ठीक है, यानी कि दोनों के संकुचन में कितना समय लग रहा है, यानी कि कुल मिला करके दोनों कितने देर तक संकुचित रहते हैं, केवल 0.4 सेकेंड तक ये संकुचित रहते हैं। और 0.4 सेकेंड जो है हमारा हृदय यानी कि हमारा हार्ट जो है ये क्या करता है, रेस्ट करता है, आराम करता है। ठीक है, आराम करने का मतलब अनुशिथिल रहता है, एकदम से सिकुड़ा नहीं रहता, कोई भी जो है संकुचन नहीं रहता, अनुशिथिल रहते हैं, इसका मतलब ये है। फिर देखिए, अब इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा पहले आलिंद जब संकुचित हुआ, यानी कि हमारा आलिंद जो है ये कितने समय के लिए संकुचित होता है, केवल 0.1 सेकेंड के लिए ये संकुचित होता है। कितने समय के लिए, केवल 0.1 सेकेंड के लिए ये संकुचित होता है। और आप जानते हैं कि जब आलिंद संकुचित रहता है तो हमारे निलय ये फैले रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि टोटल जो है टाइम आप देख रहे हैं कि 0.4 सेकेंड तो इनके संकुचन में लग रहा है और 0.4 सेकेंड हमारा हार्ट जो है ये क्या करता है, रेस्ट करता है। तो टोटल समय हमारा कितना हो गया, 0.8 हो गया ना, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड जो है लगता है इसके जो है पूरा यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में एक चक्र पूरा करने में। तो देखिए एक बार कि हमारा जो आलिंद है ये 0.1 सेकेंड 0.1 सेकेंड के लिए संकुचित होता है, तो और जो है हमारा निलय ये 0.3 सेकेंड के लिए संकुचित होता है। ठीक है, और 0.4 सेकेंड हमारा हार्ट जो है ये आराम करता है, यानी कि 0.4 सेकेंड जो है वो उसमें क्या होते हैं, आलिंद भी अनुशिथिल रहते हैं और निलय भी अनुशिथिल रहते हैं, दोनों जो है फैले हुए रहते हैं, कोई सिकुड़े यानी कि कोई संकुचन में नहीं रहता। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि पूरा जो है 0.4 सेकेंड तो लगा है दोनों के संकुचन में और 0.4 सेकेंड जो है ये आराम किया, तो पूरा टोटल हुआ 0.8 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर हम देखें कि कितने देर तक कौन जो है अनुशिथिल रहता है, आप जान रहे हैं कि आलिंद हमारा जो है ये टोटल समय कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड के समय में हमारे जो आलिंद है ये केवल 0.1 सेकेंड के लिए संकुचित होते हैं। जब ये केवल 0.1 सेकेंड के लिए संकुचित हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कितने देर तक डायस्टोल है, कितने देर तक अनुशिथिल है, तो इसका मतलब ये जो है कितने देर तक अनुशिथिल है, 0.7 सेकेंड। ये 0.7 सेकेंड जो है हमारा आलिंद कैसा रहता है, अनुशिथिल रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप देख रहे हैं कि जो दायां यानी कि जो निलय है, दायानी दोनों निलय जो है ये कितने देर के लिए संकुचित होते हैं, केवल 0.3 सेकेंड के लिए संकुचित होते हैं, 0.3 सेकेंड के लिए संकुचित होते हैं। और टोटल टाइम कितना है, 0.8 सेकेंड, यानी कि ये 8 सेकेंड में केवल जो है 0.8 सेकेंड में 0.8 सेकेंड में केवल 0.3 सेकेंड जो है ये संकुचित रहते हैं। तो इसका मतलब ये 0.5 सेकेंड क्या रहते हैं, अनुशिथिल रहते हैं। ठीक है ना, 0.5 सेकेंड के लिए ये कैसे रहते हैं, डायस्टोल रहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया, एक बार फिर से इसको आप देखिए कि आलिंद जो है जब ये सिस्टोल करते हैं, जब ये संकुचित होते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, 0.1 सेकेंड का समय लगता है। और जब ये निलय संकुचित होते हैं तो इसमें कितना समय लगता है, 0.3 सेकेंड का समय लगता है। टोटल कितना हुआ हमारा, 0.4 सेकेंड। टोटल जो है यानी कि दोनों के संकुचन में कुल कितना समय लगा, 0.4 सेकेंड समय लगा। और 0.4 सेकेंड जो है हमारा हार्ट क्या करता है, रेस्ट करता है। 0.4 सेकेंड जो है हमारा हार्ट क्या करता है, रेस्ट करता है, यानी कि उस समय ये अनुशिथिल रहता है। अब देखिए, जब जो है हमारे आलिंद संकुचित थे, यानी कि 0.1 सेकेंड के लिए जब हमारे हार्ट क्या थे, संकुचित थे, तो इसका मतलब 0.1 सेकेंड जो है ये क्या रहा, जब ये संकुचित थे तो 0.1 सेकेंड ये अनुशिथिल रहा। फिर दोबारा से जब 0.3 सेकेंड के लिए ये जो है संकुचित रहे तो 0.3 सेकेंड के लिए ये क्या रहा, अनुशिथिल रहा। ठीक है, 0.3 सेकेंड के लिए ये अनुशिथिल रहा। बाकी 0.4 सेकेंड तो दोनों अनुशिथिल रहते हैं। तो एक तो जब ये आलिंद जो है ये संकुचित है
ठीक है। उस समय 0.1 सेकेंड के लिए जब ये संकुचित था तो 0.8 सेकेंड के लिए ये कैसा था, अनुशिथिल था। तो 0.1 सेकेंड तो ये हो गया। और आप जानते हैं कि 0.4 सेकेंड हमारा हार्ट आराम करता है, उस समय में दोनों हमारे क्या होते हैं, अनुशिथिल रहते हैं। तो 0.1 सेकेंड के लिए ये कब जो है अनुशिथिल था, जब 0.1 सेकेंड के लिए हमारा आलिंद क्या था, संकुचित था। तो 0.1 सेकेंड ये हो गया और 0.4 सेकेंड जो रेस्ट किया वो टोटल मिला के कितना हो गया, 0.5 सेकेंड हो गया। यानी कि 0.1 सेकेंड के लिए हमारा आलिंद जो है ये क्या हुआ, अनुचित यानी कि संकुचित रहा। और जो है हमारा निलय ये कितने देर के लिए, 0.3 सेकेंड के लिए अनुशिथिल रहे। तो जब हमारा आलिंद जो है 0.1 सेकेंड के लिए क्या था, संकुचित था, तो हमारे निलय जो है 0.8 सेकेंड क्या थे, अनुशिथिल थे। फिर दोबारा से जब निलय 0.3 सेकेंड के लिए संकुचित थे तो हमारे आलिंद 0.3 सेकेंड के लिए क्या थे, अनुशिथिल थे। और 0.4 सेकेंड तो दोनों अनुशिथिल अवस्था में रहते हैं। तो 0.3 ये है और 0.4 जो रेस्टिंग वाला है वो मिला करके हो जाएगा 0.7। यानी कि कहने का मतलब हमने यहाँ लिखा कि आर्टियल सिस्टोल जो हमारे आलिंद हैं वो कितने देर के लिए संकुचित होते हैं, केवल 0.1 सेकेंड के लिए संकुचित होते हैं। और हमारे जो वेंट्रिकल सिस्टोल है, जो निलय जो है ये संकुचित होते हैं, केवल 0.3 सेकेंड के लिए संकुचित होते हैं। और रेस्टिंग फेज यानी कि 0.4 सेकेंड जो है क्या होता है, दोनों अनुशिथिल रहते हैं, आलिंद और निलय। यानी कि 0.4 सेकेंड जो है हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है, रेस्टिंग फेज में होता है, आराम करता है। ठीक है। इस तरीके से ये टोटल जो है टाइम हो जाता है हमारा 0.8 सेकेंड। ठीक है। उसके बाद ये तो था सिस्टोलिक का। अब जो है आर्ट्रियल डायस्टोल यानी कि हमारा जो आलिंद है ये कितने देर के लिए, आप जानते हैं कि पूरा जो है टोटल समय लगता है 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड में से केवल 0.1 सेकेंड के लिए हमारा आलिंद जो है ये संकुचित होता है, बाकी 0.7 सेकेंड तक हमारा आलिंद जो है ये अनुशिथिल रहता है। उसके बाद वेंट्रिकल डायस्टोल यानी कि निलय जो है कितने देर के लिए, 0.3 सेकेंड के लिए क्या होता है, संकुचित होता है। यानी कि टोटल कितना 0.8 है। 0.8 सेकेंड के समय में 0.3 सेकेंड जो है ये क्या होता है, संकुचित रहता है। और 0.5 सेकेंड ये क्या रहता है, अनुशिथिल रहता है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। 2-3 बार जब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे अपने आप से तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है। जब ये इतना याद रखिए कि जब ये जो है सिकुड़ेंगे तो ये फैलेंगे, जब ये सिकुड़ेंगे तो ये फैलेंगे। फिर दोबारा से जब ये सिकुड़ता है तो इतने में यानी कि तब जाकर के एक चक्र पूरा होता है। तो जब ये सिकुड़ा था तो ये फैला था, यानी कि जब ये 0.1 सेकेंड के लिए सिकुड़ा तो ये 0.1 सेकेंड तक क्या रहा, फैला रहा। ठीक है। फिर दोबारा से जब ये सिकुड़ा तो ये 0.3 सेकेंड के लिए सिकुड़ा और ये 0.3 सेकेंड के लिए फैला रहा। तो ये पूरा हमारा लगा। फिर जो है 0.4 सेकेंड आप जानते हैं कि हार्ट रेस्ट करता है, तो उसी हिसाब से आप जोड़ लेंगे कि ये जो है केवल 0.1 सेकेंड संकुचित रहा, ये 0.3 सेकेंड संकुचित रहा। और बाकी 0.4 सेकेंड तो दोनों जो है अनुशिथिल हैं। तो ये जब संकुचित था तो 0.1 सेकेंड के लिए जब ये संकुचित था तो 0.1 सेकेंड के लिए ये अनुशिथिल था। तो 0.1 सेकेंड तो वो हो गया, बाकी 0.4 सेकेंड जो रेस्टिंग फेज का है, जो आराम करते हैं, तो उस समय तो ये डायस्टोलिक कंडीशन में होते ही हैं। तो 0.4 वो हो गया। 0.1 जब ये अनुशिथिल थे यानी कि जब ये सिकुड़े हुए थे तो उस समय का, तो ये हमारा टोटल हो गया 0.5। यानी कि ये जो है कितने देर तक अनुशिथिल रहता है, 0.5 सेकेंड तक। और ये जो है जब ये जो है 0.3 सेकेंड के लिए संकुचित हुआ था तो 0.3 सेकेंड के लिए ये फैला था। 0.3 सेकेंड ये जब ये संकुचित था तब ये फैला था, वो वाला समय हो गया। बाकी जो 0.4 सेकेंड के लिए हमारा हार्ट रेस्ट करता है वो हो गया। तो 0.4 और 0.3 मिला करके हो गया हमारे 0.7 सेकेंड। तो ये है हमारा टोटली यानी कि कुल मिला करके कि हमारा जो आलिंद है ये केवल 0.1 सेकेंड के लिए सिकुड़ता है, बाकी 0.7 सेकेंड तक ये फैला रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद वेंट्रिकल जो है, निलय जो है, ये केवल 0.3 सेकेंड के लिए संकुचित होता है, बाकी 0.5 सेकेंड तक ये क्या होता है,
फैला रहता है। ठीक है, टोटल जो है एक चक्र पूरा होने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। एक चक्र होता कितना है? पहले जब हमारा आलिंद जो है संकुचित हुआ, जब ये आलिंद संकुचित था तो ये अनुशिथिल था, फिर दोबारा से जब हमारा आलिंद संकुचित होता है तो एक चक्र पूरा होता है। ठीक है, तो ये था कार्डियक चक्र, यानी कि जो है कार्डियक साइकिल या कार्डियक चक्र या हृदय चक्र या हृदय की धड़कन कह सकते हैं या हृदय की गति कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं बीपी। ठीक है, तो बीपी में जो है अब आपको इस सबसे मतलब नहीं रखना है। बीपी में केवल आपको मतलब रखना है बाएं साइड से, बाएं निलय से जो है शुद्ध रक्त को, यानी कि जो प्योर ब्लड होते हैं, प्योर ब्लड को पंप करने का काम कौन कर रहा है? बायां निलय। जैसा कि आप जानते हैं कि इम्प्योर ब्लड जो है हमारे बॉडी से जो है, हमारे जो बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है? हमारे दाएं आलिंद में आता है। फिर वो इम्प्योर ब्लड हमारे कहाँ चला जाता है? दाएं निलय में चला जाता है। फिर वो जो है ये जो इम्प्योर ब्लड है वो दाएं निलय से निकल करके, यानी कि इस दाएं निलय से निकल करके कहाँ चले जाते हैं? फेफड़े में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? फेफड़े में चले जाते हैं। और फेफड़े में जो है इनका शुद्धिकरण होता है। और फिर जब वो प्योर ब्लड होते हैं, शुद्ध होकर के जो प्योर ब्लड है वो आते हैं हमारे बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से फिर आते हैं बाएं निलय में। फिर ये हमारा जब बायां निलय पंप करता है तो बाएं निलय से प्योर ब्लड जो है कहाँ पे जाते हैं? हमारे बॉडी में जाते हैं। इस प्रकार से हमारा हार्ट जो है काम करता है, आप जानते हैं। तो देखिए बीपी में क्या होता है, जब ये जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये निलय, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम भी कौन कर रहा है? पल्मोनरी आर्टरी कर रही है, मतलब कि धमनी कर रही है। ठीक है, और शुद्ध ब्लड को भी ले जाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ से बाएं निलय से आप देखते हैं कि एओर्टा निकला हुआ होता है, महाधमनी निकला हुआ होता है जो शुद्ध ब्लड को बॉडी में ले जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब आपका जो है इसी से है, प्योर ब्लड से ही बीपी। रक्त दाब होता क्या है पहले देख लीजिए। खोज जो है इसकी किसने की है? विलियम हेल्स ने की है। रक्त दाब बीपी की खोज, यानी कि ब्लड प्रेशर की खोज किसने की है? विलियम हेल्स ने की है, विलियम हेल्स ने। उसके बाद जो है रक्त दाब को मापने वाला यंत्र जो होता है उसको हम कहते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। बीपी को मापने वाला यंत्र जो है वो क्या कहलाता है? स्फैग्मोमैनोमीटर कहलाता है। अब बीपी होता क्या, जैसा कि आप इसके नाम से देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर, रक्त दाब यानी कि रक्त का दाब। तो जब हमारा हृदय पंप करता है, पंप करने का काम कौन करता है? निलय। ठीक है, जब ये निलय संकुचित होता है तभी तो ब्लड जो है ये निकल करके, यानी कि पंप हो करके हमारे बॉडी में जाता है। पंप करने का काम कौन करता है? निलय करता है। ठीक है, तो जब ये हमारा निलय, यानी कि हमारा हार्ट जो है जब ये ब्लड को पंप करता है तो उसका दाब जो है, उस रक्त का, उस ब्लड का दाब जो है वो किस पे पड़ता है? हमारी धमनियों पर पड़ता है। ठीक है, तो वही जो हमारी धमनियों पर रक्त का जो दाब पड़ता है उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी। हमने लिखा कि रक्त का जो दाब हमारे धमनियों पर पड़ता है उसे हम कहते हैं रक्त दाब या बीपी। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि जो है इसका दाब हमारे धमनियों पर ही पड़ेगा। किसका दाब पड़ेगा? हमारा जब निलय संकुचित होता है, जब हमारा हृदय जो है ब्लड को पंप करता है तो उसका दाब किस पर पड़ता है? धमनियों पर पड़ता है, और उसी दाब को हम कहते हैं बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर। रक्त का जो दाब हमारे धमनियों पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा है कि जब बायां निलय संकुचित होता है, जब हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, बायां निलय जो है ये संकुचित होता है, तो इस संकुचन के दौरान कैसी आवाज आती है? लब की आवाज आती है। जब ये बायां निलय संकुचित होता है, यानी कि जब निलय संकुचित होते हैं तो लब की आवाज आती है। और इसका दाब, जब आप जानते हैं कि ये संकुचित होता है, जब ये संकुचित होता है तो इसका दाब जो है किस पे पड़ता है? हमारी धमनी पर पड़ता है, महाधमनी पर पड़ता है। तो जब ये निलय संकुचित होता है तो कैसी आवाज आती है? जैसे ये संकुचित हुआ तुरंत जो है लब की आवाज आती है। और ये जब संकुचित होता है तो इसका दाब जो है
हमारी धमनी पर पड़ता है और उस दाब को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जब ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचित होता है तो इसका दाब जो है वो कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। तो एक प्रकार का दाब कार्य करता है और वही दाब हमारा कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये निलय संकुचित होता है तो इसका दाब जो हमारे धमनी पर पड़ता है यानी कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है 110 से 130 mmHg होता है। अधिकतम जो है 110 से 130 mmHg होता है। ठीक है, तो ये जब पहले क्या हुआ, ये संकुचित हुआ, जब ये संकुचित हुआ तो कैसी आवाज आई, लब की आवाज आई। और जब ये संकुचित हुआ उसी समय जो है एक दाब कार्य करता है जिसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर संकुचित हो रहा है, संकुचन को हम सिस्टोल बोलते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर संकुचित होने से जो दाब पड़ता है, जो दाब कार्य करता है या जो दाब लगता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब ये अनुशिथिल होते हैं उस समय जो दाब कार्य करता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि जब बायां निलय संकुचित होता है तो इस संकुचन के दौरान लब की आवाज आती है और इसका दाब धमनियों पर पड़ता है। इस दाब को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो है कितना होता है 110 से 130 mmHg होता है। तो जब एक बार निलय संकुचित हुआ तो ये अनुशिथिल भी तो होगा। तो जब बायां निलय अनुशिथिल होता है तो इस अनुशिथिलन के दौरान डब की आवाज आती है और इस दाब को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर जो है ये कितना होता है 70 से 90 mmHg होता है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है बीपी में, आप इतना जानिए कि रक्त का जो दाब हमारे धमनियों पर पड़ता है उसी को हम कहते हैं बीपी या ब्लड प्रेशर या रक्त दाब। ठीक है, तो ये जो है काम कैसे करता है, जब हमारा ये बायां निलय संकुचित होता है तो जब बायां निलय संकुचित होता है तो उस समय लब की आवाज आती है। और जब ये बायां निलय संकुचित होता है तो इस संकुचन को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, बायां निलय जब संकुचित होता है तो इसे हम सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, या हम जो है इसे बायां निलय संकुचित हुआ तो इसे हम क्या कहेंगे, जो है वेंट्रिकल सिस्टोल कहेंगे। और इस समय जो दाब कार्य करता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और इस सिस्टोलिक प्रेशर जो है कितना होता है 110 से 130 mmHg होता है। फिर जब ये शिथिल था, ठीक है, जब ये जो है क्या हुआ, संकुचित हुआ, संकुचित होने के बाद ये अनुशिथिल भी होगा। तो जैसे जब ये जो है संकुचित हुआ तो डब की आवाज आई और इस समय जो प्रेशर कार्य किया उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और फिर दोबारा से जब ये जैसे ही अनुशिथिल होगा तुरंत जो है कैसी आवाज आती है, डब की आवाज आती है। और उस समय जो प्रेशर कार्य करता है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर और ये कितना होता है 70 से 90 mmHg। ठीक है, आपने सुना होगा गांव में बोलते हैं कि ऊपर की बीपी और नीचे की बीपी। तो ऊपर की बीपी और नीचे की बीपी का मतलब जो है वो यही है। ऊपर की बीपी हम इसे कहते हैं जब जो है हमारा निलय संकुचित हुआ। ठीक है, अब देख रहे हैं 110 से, यानी कि आप जानते हैं कि जब ये संकुचित होगा इसमें ब्लड भरा हुआ है। ठीक है, ब्लड भरा हुआ है तो जब ये संकुचित होगा, जब ये संकुचित हुआ तो अचानक से सारे ब्लड जो है ये हमारे झटके से कहाँ जाएंगे, धमनी में जाएंगे। तो उसी समय तो प्रेशर ज्यादा होगा धमनियों पर। जब ये संकुचित होगा और झटके से ब्लड जो है धमनियों में जाएगा तो धमनियों पर क्या पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम ऊपर की बीपी या जो है हाई बीपी कहते हैं। ठीक है ना, ये जो है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है तो ये ज्यादा होता है। सिस्टोलिक प्रेशर का दबाव जो है, सिस्टोलिक प्रेशर का यानी कि जो सिस्टोलिक वेंट्रिकल सिस्टोल जो है इसका प्रेशर जो है ज्यादा होता है। ठीक है, ये होता है 110 से 130 mmHg। और जब ये जो है अनुशिथिल हुआ तो अनुशिथिल होने में तो हमारे धमनियों पर कम दाब पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय कितना दाब पड़ता है, 70 से 90 mmHg पड़ता है। ठीक है, तो जो यानी कि बीपी जो है दो होती है, कह सकते हैं एक जो है सिस्टोलिक प्रेशर होती है और एक डायस्टोलिक प्रेशर होती है। सिस्टोलिक प्रेशर कितनी होती है 110 से 130 mmHg होती है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है कितनी होती है 70 से 90 mmHg होती है। ठीक है, एक चीज और आप जान लीजिए कि कभी कभी क्या आपने देखा ही होगा कि जो डॉक्टर लोग होते हैं, अगर आप जो है बीपी चेक करवाने जाते हैं तो आप देखते हैं कि डॉक्टर लोग जो है आपके बाएं हाथ में जो है जो स्फेग्मोमैनोमीटर है यानी कि जो बीपी चेक करने वाली मशीन होती है, ठीक है, उसको किस में लगाते हैं, आपके बाएं हाथ में लगाते हैं। ठीक है, तो बीपी चेक करते समय जो है यानी कि बीपी जो है
हमारे बाएं चेक करते समय जो है स्फेग्मोमैनोमीटर को हमारे बाएं हाथ में क्यों लगाते हैं, तो ये चीज आप जान लीजिए कि आप जानते हैं कि जो बायां निलय है, बाएं निलय से एक जो बहुत मोटी सी धमनी निकली हुई होती है और वो हमारे शरीर में जाती है, यानी कि वो हृदय से जो है एक मोटी धमनी निकलती है जिसे हम कहते हैं महाधमनी, और वो महाधमनी जो है आगे जा करके ढेर सारी जो है धमनियों में विभाजित हो जाती है। तो वो जो मोटी धमनी होती है, जो महाधमनी होती है, उसमें से एक भाग, उसका जो एक भाग होता है वो हमारे बाएं हाथ में, उसकी एक मोटी धमनी जो है वो हमारे बाएं हाथ में आता है, और बाएं हाथ में जो है यहाँ यानी कि हमारे हार्ट से निकल करके बाएं हाथ में हमारे कोहनी तक आता है। ठीक है, तो कोहनी तक, तो हार्ट से जो है कोहनी तक एक धमनी होती है, एक मोटी धमनी होती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि जो मशीन लगाते हैं डॉक्टर लोग यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लगाते हैं कि हमारे हार्ट से जो है एक मोटी धमनी निकल करके कहाँ तक आती है, हमारे बाएं हाथ के कोहनी तक आती है, और उस धमनी को हम कहते हैं ब्रेशियल आर्टरी। उस धमनी को हम क्या कहते हैं, ब्रेशियल आर्टरी। ऐसे आप सुन लीजिए, लिख लीजिएगा सुन करके कि हमारे जो है हृदय से एक मोटी धमनी निकलकर हमारे बाएं हाथ के कोहनी तक आती है, जिस धमनी को हम कहते हैं ब्रेशियल आर्टरी, और ये कोहनी तक आने के बाद जो है फिर यहाँ दो धमनियों में बट जाती है। ठीक है, दो धमनियों में बट जाती है। तो एक जो ऊपर की तरफ जो एक धमनी होती है, यानी कि अंगूठे की तरफ जो धमनी होती है उसे हम रेडियल आर्टरी कहते हैं, और नीचे की तरफ जो धमनी होती है यानी कि छोटी वाली उंगली की तरफ जो धमनी होती है उसे हम अल्नरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये हार्ट से निकल करके कोहनी तक, बाएं हाथ के कोहनी तक जो आर्टरी आती है उसे हम ब्रेशियल आर्टरी कहते हैं। फिर कोहनी तक आने के बाद ये दो आर्टरी में, दो धमनियों में बट जाती है। अंगूठे की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ की धमनी को हम क्या कहते हैं, रेडियल आर्टरी कहते हैं, और नीचे की धमनी को हम क्या कहते हैं, अल्नरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है। रीजन क्या है, क्यों जो है डॉक्टर लोग स्फेग्मोमैनोमीटर को या बाएं हाथ से जो है बाएं हाथ में बीपी को चेक करते हैं, इसका रीजन यही है कि हमारा जो हृदय है, हमारे हृदय से एक मोटी धमनी निकलकर कहाँ पे, हमारे बाएं हाथ के कोहनी तक आती है, और कोहनी तक आने के बाद फिर ये आगे दो भागों में बढ़ जाती है। हृदय से कोहनी तक की धमनी को हम कहते हैं ब्रेशियल आर्टरी, उसके बाद जो यहाँ पे बढ़ जाते हैं, एक हमारा है रेडियल आर्टरी और एक है अल्नरी आर्टरी। ठीक है, तो ये था जो है हृदय चक्र और रक्त दाब। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसे आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। 2-3 बार जब आप इसको खुद से पढ़ेंगे और अपने आप से आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो है अधिक ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ सकें। ठीक है, और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।